नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा छिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्बिट्रेशन में फ़िलहाल इंडिया में कौन सा एक्ट लागू होता है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 वर्तमान में लागू होता है। यह एक्ट लागू होने से पहले भारत में 3 तरह के एक्ट लागू होते थे आर्बिट्रेशन से संबंधित। पहला था भारतीय मध्यस्थम अधिनियम 1940, सेकंड नंबर मध्यस्थम प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन अधिनियम 1937 एंड थर्ड था विदेशी पंचाट मान्यता एवं प्रवर्तन अधिनियम 1961। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सुधारों के दौर में ये अधिनियम पुराने हो चुके थे, इसलिए वर्तमान विधि में परिवर्तन करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पारित किया गया और इस एक्ट के पारित करने के कुछ उद्देश्य थे, जैसे मध्यस्थम और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम एवं विदेशी मध्यस्थम पंचाटों से संबंधित विधि को समेकित यानी कंसोलिडेट करना। और सेकंड इसका उद्देश्य था सुलह तथा उससे संबंधित और उससे जुड़े हुए विषयों से संबंधित विधि को परिभाषित करना। मतलब सुलह इस एक्ट से पहली बार जोड़ा गया था एक्ट में। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यह एक्ट बहुत ही विस्तृत है, जो वर्तमान एक्ट 1996 है, क्योंकि इसमें 4 भाग दिए गए हैं। फर्स्ट भाग में देशीय मध्यस्थ से संबंधित प्रावधान है, भाग 2 में जेनेवा तथा न्यूयॉर्क अधिसमयों से संबंधित विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के संबंध में प्रावधान है और भाग 3 में सुलह से संबंधित है। और इसका लास्ट भाग 4 में पूरक प्रावधान दिए गए हैं और इसके साथ ही एक्ट में 3 अनुसूचियां भी संलग्न हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत विस्तृत अधिनियम बनाया गया है। इसमें कुल 86 धाराएं हैं। सेकंड पॉइंट है अपना, इसकी विशेषता है कि इसमें सुलह को विधिक मान्यता दी गई है। इस अधिनियम द्वारा सुलह को प्रथम बार विधिक मान्यता प्रदान की गई है और इस एक्ट द्वारा सुलह को वही स्थान दिया गया है जो कि आर्बिट्रेशन को दिया गया है। यह सुलह के महत्व को अत्यधिक बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट इसका हम देखते हैं विशेषता कि मध्यस्थम पंचाट एवं निपटारा करार को डिग्री का स्तर दिया गया है। इस एक्ट द्वारा पंचाट तथा सुलह कार्रवाई में सुलहकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए निपटारा करार यानी कि सेटलमेंट एग्रीमेंट को न्यायालय की डिग्री का ही स्तर प्रदान किया गया है, जिन्हें उसी प्रकार से एनफोर्समेंट करवाया जा सकता है जैसे कि कोर्ट की डिग्री का निष्पादन कराया जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट है मध्यस्थम अधिकरण का गठन इस एक्ट द्वारा किया गया है और यह पहली बार इस तरह के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस एक्ट में मध्यस्थों की योग्यताओं को कौन तय करता है, तो इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि मध्यस्थों की योग्यताओं को स्वयं पक्षकार ही तय करते हैं। इसमें स्वयं में एक्ट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि मध्यस्थों की योग्यता क्या होगी। फिर हम देखते हैं कि कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों को स्वतंत्रता दी गई है, जैसे मध्यस्थों की संख्या, मध्यस्थों की योग्यता, मध्यस्थम की क्या प्रक्रिया होगी और आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के संबंध में ये सभी प्रक्रियाएं तय करने के लिए पक्षकार स्वयं स्वतंत्र होंगे।
फिर हम देखते हैं कि मध्यस्थम अधिकरण को अंतरिम आदेश जारी करने की भी शक्ति है। इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति इस एक्ट द्वारा प्रदान की गई है, जो कि पूर्व के एक्ट में नहीं दी गई थी। एक इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि अब पंचाट के कारण दिए जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। पंचाट यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन होता है, जो निर्णय किया गया है, तो इसमें कुछ अपवादों को छोड़कर मध्यस्थम अधिकरण अगर पंचाट देता है तो उसमें कारण का दिया जाना अनिवार्य होगा, सिवाय कुछ अपवादों के, यानी कुछ अपवादों में कारण दिए जाने आवश्यक होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंचाट की न्यायालय द्वारा संपुष्टि आवश्यक नहीं होगी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय उस पंचाट की संपुष्टि करे, बिना संपुष्टि भी वह उतना ही मान्य होगा। एक इम्पॉर्टेंट विशेषता नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंचाट के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें पंचाट को अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसलिए यह प्रावधान रखा गया है कि न्यायालय में पंचाट के विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी। लेकिन इसका एक अपवाद रखा गया है धारा 34 में। सेक्शन 34 में यह कहा गया है कि पंचाट को अपास्त करने की न्यायालय को शक्ति होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीपीसी और एविडेंस क्या आर्बिट्रेशन एक्ट पे लागू होता है? नहीं, सीपीसी 1908 और एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधान इस एक्ट में कार्यवाही करने पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सीमित न्यायिक हस्तक्षेप होगा, यानी न्यायालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ताकि शीघ्रता से और आसानी से कार्रवाई की जा सके, सुगमता से, और स्पीडी ट्रायल हो सके। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के संबंध में भी इसमें पहली बार डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं। ये भाग 2 में न्यूयॉर्क तथा जेनेवा अधिसमय के अंतर्गत निर्मित मध्यस्थम पंचाटों के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं दी गई है, उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जो कि पूर्व के 1940 के मध्यस्थम अधिनियम में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 1, 2 ये हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।